नमस्कार सभी को। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 8th की जो मैथमेटिक्स की बुक है उसका चैप्टर नंबर 5 वर्ग और वर्गमूल से जो संबंधित है उसका सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। इसमें आज हम जो एक्सरसाइज करेंगे वो करेंगे 5.1 की, मगर उससे पहले हम इस एक्सरसाइज में आने वाले जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो एग्जाम्पल हैं, वो भी देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम बात करें वर्ग क्या होता है। वर्ग जो है वो किसी संख्या का होता है। तो वो कैसे होता है कि किसी संख्या को आपस में 2 बार गुणा करते हैं। जैसे मान लो एक संख्या है तो इसी संख्या को हम 2 बार गुणा करते हैं कि किसी संख्या को आपस में 2 बार गुणा करने पर इसका जो गुणनफल हमें प्राप्त होता है वही क्या है, उस संख्या का स्क्वायर मतलब वर्ग कहलाता है। और इसको हम स्क्वायर के रूप में भी इसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं। और वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल होता है जिस संख्या को 2 बार गुणा किया गया है, मतलब 1 को 2 बार गुणा किया गया है तो उस संख्या को से जो प्राप्त गुणनफल है वो उसका वर्गमूल कहलाता है। फिर हम देखें, यहाँ नीचे दिया गया है वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। मतलब ये भुजा है, एक भुजा दे दी तो दूसरी भुजा भी उतनी होती है। वर्ग आपने देखा होगा वर्ग की आकृति कैसी होती है, चारों भुजाएं जो होती हैं इसकी बराबर होती हैं। तो एक भुजा की माप अगर आपके पास है तो आप चारों भुजाओं की माप निकाल सकते हैं। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है चारों तरफ का वो क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। एक भुजा की माप दे रखी है तो उसी भुजा को हम दोबारा उसी से गुणा करेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल अपने पास आ जाता है। भुजा का अर्थ होता है भुजा की एक लंबाई, कि वो कितनी लंबी है। अब हम यहाँ देखें वर्ग की जो भुजा है वो सेंटीमीटर में दे रखी है और इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे तो ये वो वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर के रूप में अपने पास आता है। जैसे एक संख्या है तो एक को एक से गुणा किया तो एक ही प्राप्त होगा, इसको हम एक स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। एक स्क्वायर मतलब एक का 2 बार गुणा है। इसी प्रकार 2 का 2 स्क्वायर होता है, मतलब 2 बार गुणा, 2 गुणा 2 इसका 4 होता है। 3 का 3 तिये 9, 5 का 5 गुणा 5, 4 का 4 गुणा 4, 4 गुणा 4 16, 6 का 6 गुणा 6 36, 7 का 7 गुणा 7 49, 8 का 8 गुणा 8 64, ए का 1 गुणा ए बराबर ए स्क्वायर। तो इस प्रकार कोई भी संख्या हो उसका हम 2 बार गुणा करेंगे तो अपने पास वो संख्या वर्ग सेंटीमीटर में आ जाती है। तो यहाँ हमने ये संख्याएं देख ली हैं। फिर हम आगे बात करें तो इसमें जो संख्याएं आई हैं 1 4 9 16 25 36 49 64 81 ऐसी जो संख्याएं आई हैं इन संख्याओं को वर्ग संख्या कहते हैं। तो यहाँ जो संख्याएं आई थी वो वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। साधारणतः यदि एक प्राकृत संख्या कौन सी होती है, जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है। 1 2 3 4 5 जो नेचुरल नंबर होते हैं उनको प्राकृत संख्याएं कहते हैं। तो ये 1 से स्टार्ट होते हैं और अनंत तक जाते हैं। इसमें m को n स्क्वायर से व्यक्त किया जाता है, जहां n भी क्या है, एक प्राकृत संख्या है। जहां n क्या है, एक प्राकृत संख्या है, तब m एक वर्ग संख्या है। और क्या 32 एक वर्ग संख्या है? तो हमने ऊपर देखा 32 किसी में नहीं है, ये तो 32 एक वर्ग संख्या नहीं है। अगर ये 36 होता तो ये 6 का वर्ग हो जाता। 5 स्क्वायर 25 होता है, 6 स्क्वायर 36 होता है, ये हमने देखा है, मगर 32 एक वर्ग संख्या नहीं है। फिर हम आगे बात करें संख्याएं और वर्ग, ये दे रखे हैं जो हमने ऊपर देखे थे। इसमें हम अगर आगे करें 7 वाला 6 वाला तो 6 गुणा
6 36, 7 गुणा 7 बराबर 49, 8 गुणा 8 बराबर 64, 9 गुणा 9 बराबर 81, 10 गुणा 10 बराबर 100। क्योंकि इसमें एक जीरो है तो उसमें डबल, इसमें एक का स्क्वायर तो हमेशा एक ही होता है और जीरो है और ये स्क्वायर में है तो इसमें एक का तो एक ही रहेगा। जीरो क्या होता है, जीरो ऊपर दो संख्या मतलब जीरो डबल हो जाएगा तो डबल जीरो हो जाएगा तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। पूर्ण वर्ग संख्याएं मतलब ये सभी 1 4 9 16 जो वर्ग संख्याएं आई हैं ये संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं भी कहलाती हैं। अब हम बात करें, प्रयास कीजिए, क्वेश्चन दिया गया है कि दी गई संख्याओं के बीच की पूर्ण वर्ग संख्या आपको ज्ञात करनी है। 30 और 40 तो हमने 5 का स्क्वायर देखा था 25 होता है, 6 का स्क्वायर देखा था 36 होता है, 7 का स्क्वायर देखा था 49 होता है। तो यहाँ 30 और 40 के बीच में तो 25 तो छोटी हो गई और 49 40 से बड़ी हो गई। तो 30 और 40 के बीच में 36 ही एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसमें पूर्ण वर्ग संख्या 36 है। दूसरे में है 50 और 60 तो 7 का स्क्वायर तो 49 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया। तो यहाँ देखें इन दोनों के बीच में 49 और 64 मतलब 50, 49 हो जाता तो 7 का स्क्वायर हो जाता मगर ये 50 की बात हुई है, 64 हो जाता तो 8 का स्क्वायर होता मगर इसमें 60 तक की बात हो रही है तो इनके बीच में कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। फिर हम आगे बात करें, वर्ग संख्याओं के गुणधर्म। यहाँ 1 से लेकर 20 तक की वर्ग संख्याओं को दिखाया गया है। तो 1 का 1, 2 की 4, 3 की 9, 4 की 16, इस प्रकार ये 20 की 400 होती है। तो ये हम देखें कि हम किसी संख्या का वर्ग आसानी से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लो ये 12 है तो 12 का स्क्वायर दे रखा है तो इसको प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहली संख्या लो, पहला 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। उसके बाद में ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है उनको गुणा करो, 1 गुणा 2 तो ये कितनी हुई 2 हुई, 2 हुई तो स्क्वायर कितना है 2, इसको 2 से गुणा करो तो दूसरी संख्या हो गई 4। तीसरी संख्या में सिर्फ लास्ट वाली संख्या लेनी है 1 क्योंकि इसमें 2 संख्या है, इस संख्या को ले लिया। पहली विधि में तो पहली संख्या को लिया 4 आए, दूसरी विधि में दोनों संख्याओं को गुणा किया फिर स्क्वायर से गुणा किया तो 4 आए। तीसरी विधि में 1 का स्क्वायर करना है तो 1 गुणा 1 हमेशा 1 होता है तो तीसरी विधि में अपने पास 1 आया। अब हम देखें तीसरी विधि को सबसे पहले लिखेंगे 1, उसके बाद में दूसरी विधि वाला 4 लिखेंगे, उसके बाद में पहली विधि वाला 4 लिखेंगे तो 144 अपने पास आ गए। इस प्रकार आप 99 तक की संख्याओं का वर्ग आसानी से निकाल सकते हो। यदि एक संख्या 0, 1, 4, 5, 6 या 9 पर समाप्त होती है तो वह एक वर्ग संख्या होती है और 2, 3, 7, 8 पर समाप्त होने वाली संख्याएं वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं। तो ये इसमें बताया गया है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 2, 3, 7, 8 वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं। फिर दोबारा क्वेश्चन दिए गए हैं, क्या हम कह सकते हैं कि निम्नलिखित संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं? हम कैसे जानते हैं इनको, तो हम इनको किस प्रकार जानेंगे। तो पहली संख्या दे रखी है 1057। आपको पता है 1057 क्यों है, क्योंकि 1, 0, 5, 7 दे रखी है। इकाई का अंक, ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा और ये हजार, तो ये 1057 हो गई। 1057 जो है ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं इसका पता हम लगाएंगे। तो हमने अभी देखा था पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में 0, 1, 4, 5, 6 और 9 ये संख्याएं आती हैं। इसके अंत में क्या है 7 है तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। दूसरी में देखो, सबसे पहले
3 आ रहा है, तो इनमें 3 कहीं दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब तीसरे में देखो 8 दिखाई दे रहा है पहली संख्या, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर पहली संख्या 0, 1, 4, 5, 6 और 9 हो तब वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। इसमें पहली संख्या 2 है, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसमें 9 दे रखा है पहली संख्या, तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है। क्यों? क्योंकि ये जो है 1000 गुणितर जो है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि इसके इकाई स्थान पर 9 का अंक दे रखा है। और ये नहीं भी हो सकती है, क्योंकि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब हम इसके पास वाली किसी संख्या का वर्ग करके देखते हैं। 32 का वर्ग करेंगे तो पहली संख्या ले, इसको 2 से गुणा किया, 4 आया। फिर दूसरे में क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का गुणा करना है। 3 दूनी 6 और 6 को ऊपर वाले 2 से गुणा किया, 12। 12 का मतलब 2, असल लगी 1। तीसरी में दूसरी संख्या का स्क्वायर करना है, तो 3 3 9 और 1 असल 10। तो 1024 जो है वो 32 का स्क्वायर जरूर है, मगर 1000 गुणितर जो है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसके इकाई के अंक में 9 आ चुका है, मगर ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब आगे वाली संख्या की हम बात करें तो इसमें दे रखा है 2061, तो इसमें इकाई अंक 1 दे रखा है, मगर ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब हम देखें कि इसका इकाई अंक 1 है, तो ये पूर्ण संख्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। लेकिन इसके पास वाली कोई संख्या देखें, जैसे 2025, अभी आने वाली है 2 साल बाद में 2025, तो ये किसका स्क्वायर है? तो ये आपने देखा होगा 45 का स्क्वायर है, और इसमें 2061 है, तो 2061 जो है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब हम बात करें, इसमें दे रखा है 5 ऐसी संख्याएं लिखनी है जिनके इकाई स्थान को देखकर आप बता सकें कि ये संख्याएं वर्ग संख्याएं नहीं हैं। तो ऐसी संख्याएं हम लिखें तो मान लो, एक तो हो गई 22 मान लो, 43 मान लो, या फिर 57 मान लो, या 193 मान लो, या 268 मान लो। ये ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। ऐसी और भी बहुत संख्याएं हो सकती हैं, मगर आप कोई सी भी 5 मान सकते हो। आगे वाला क्वेश्चन है, 5 ऐसी संख्याएं आपको लिखनी है जिनके इकाई स्थान को देखकर आप नहीं बता सकते कि वे वर्ग संख्याएं हैं या नहीं। अभी हमने देखा था इकाई अंक के आधार पर हम नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ इकाई अंक तो दे रखे हैं मगर हम नहीं बता सकते। तो ऐसे हम कोई भी 5 संख्याएं लिख सकते हैं, जैसे 1331 लिख ली, या 3335 लिख ली, या फिर 2744 लिख दी, या फिर 24389 लिख दी, या फिर 17576 लिख दी। तो ऐसी कोई सी भी संख्याएं आप लिख सकते हैं। फिर आगे है, संख्या दे रखी है, वर्ग दे रखा है। तो अभी हमने पहले बार पढ़ा था 10 के वर्ग तक, आगे पढ़ा था 20 के वर्ग तक, क्योंकि इसमें 1 0 है, आगे डबल 0 हो रहा है, 2 का स्क्वायर 4 हो रहा है। अब आगे दे रखा है 21 से 50 तक के वर्ग, 21, 22, 23, 24, 25, फिर 30, 35, 40, 45, 50। तो ये वर्ग यहाँ दे रखे हैं। अब हम आगे बात करें, निम्नलिखित वर्ग संख्याएं अंक 1 पर समाप्त हो रही है, कि जो 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये 1 पर समाप्त हो रही है। 81 जो है वो 9 का स्क्वायर है, तो ये इसका अंक 9 हो जाएगा। 121 जो है ये 11 का है, तो 11 हो जाएगी। 361 19 का स्क्वायर है। 441 21 का स्क्वायर है। अब हम देखें, इसके अलावा अगली 2 वर्ग संख्या लिखिए जो 1 पर या इसकी संगत संख्याओं पर समाप्त होती है। मगर उससे पहले हम देखें कि 123 का स्क्वायर, 77 का स्क्वायर, 82 का स्क्वायर, 161 का स्क्वायर, 109 के स्क्वायर में से कौन सी संख्या जो है वो अंक
1 पर समाप्त हो रही है। अब हम देखें अंक 1 पर समाप्त हो रही है अथवा अंक 1 अथवा 9, क्योंकि यहाँ अंक 1 अथवा 9, 1 अथवा 9 सभी में 1 अथवा 9 है इकाई अंक, जिसका यहाँ इकाई अंक 1 है। तो ये 1 या 9 में से एक होनी चाहिए। तो हम देखें इसमें इकाई अंक 1 नहीं है, इसमें भी 1 नहीं है, इसमें भी 1 नहीं है, इसमें इकाई अंक 1 है, इसमें इकाई अंक 9 है। इन दोनों में से एक होना चाहिए। तो यहाँ यही दो ऐसी संख्या हैं जिन पर 1 पर यह समाप्त हो रही हैं। फिर हम आगे देखें 6 पर समाप्त होने वाली संख्या। तो यहाँ 4 का स्क्वायर 16 6 पर हो रही है समाप्त, 6 का स्क्वायर 36 6 पर समाप्त हो रही है, 14 का स्क्वायर 196 6 पर समाप्त हो रही है, 16 का स्क्वायर 256 6 पर समाप्त हो रही है। उसी प्रकार हमें क्या करना है, यहाँ इधर 6 अंक होगा। कौन सी संख्याओं में इकाई के स्थान पर 6 अंक होगा जो यहाँ पर दे रखा है, उसी आधार पर हमें बताना है। 19 का स्क्वायर हम बात करें तो इसमें 19 में पहला है 9, 9 9 81, तो इकाई का अंक 1 हो जाएगा 81 में। तो ये 6 पर समाप्त नहीं हो रही। 24 का स्क्वायर, इसमें 4 चौक 16, 24 वाले में 4 चौक 16 आ रहा है, तो इसका इकाई के स्थान पर इसका अंक 6 हो जाएगा। 6 36, इसमें भी इकाई के अंक पर 6 हो जाएगा, 6 पर समाप्त हो रही है 26 वाले में, और 36 वाला भी जो है इसका इकाई अंक 6 है, 6 36, और 34 वाले में 4 चौक 16, तो इसका भी इकाई के स्थान पर 6 हो जाएगा। मगर इसमें 19 वाले में इकाई अंक के स्थान पर 1 होता है, बाकी सभी में 6 आ जाते हैं। अब हम देखें, अगला प्रयास कीजिए में क्या देखा है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग करने पर उनके इकाई स्थान पर क्या होगा। इनके अगर हम वर्ग करें तो इकाई अंक के स्थान पर इनमें क्या होगा। हम जानते हैं कि 1234, इसमें अंतिम जो पहली संख्या, मान लो पहली संख्या है ये 4 है, इकाई वाली संख्या, इकाई संख्या 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो इसमें इकाई का अंक 6 हो जाएगा। इसमें 7 है तो 7 का स्क्वायर 49, इसमें इकाई अंक 9 है। 8 है, 8 का कितना होगा 64, इकाई अंक कितना हो जाएगा 4। 0 है तो इसमें इकाई का अंक हमेशा 0 ही रहता है। आगे है 2, तो ऐसे 2 है तो 2 2 गुणा 2 4 हो गए, तो इसमें इकाई का अंक 4 हो गया। फिर आगे 6 है तो ये 36 वाला होगा, 6 6 36, तो इसमें भी इकाई का अंक 6 है। तो इस प्रकार ये हमने इसका सॉल्यूशन कर लिया है। अब यहाँ नीचे दिया गया है, हमारे पास एक शून्य है 10 स्क्वायर 20 स्क्वायर 80 स्क्वायर में, इनका स्क्वायर हटाएंगे तो हमारे पास 2 शून्य आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि 1 का डबल हो जाएगा और यहाँ डबल डबल है तो इनके 4 4 हो जाएंगे, और वो पहले वाली जो 0 से पहले जो संख्या आती है उसका भी स्क्वायर हो जाता है। फिर दोबारा दिया गया है, प्रयास कीजिए, निम्नलिखित में से किन संख्याओं के वर्ग विषम संख्या या सम संख्या होगी। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि विषम संख्या मतलब जो ओड नंबर है वो क्या होती है, कि ऐसी प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होने वाली जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 आदि। इस प्रकार ऐसी जो संख्या चल रही हैं जो 2 से, इसमें किसी भी संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, तो ये ओड नंबर या विषम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं कौन सी होती हैं, मतलब इवन नंबर, वे प्राकृत संख्याएं जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, जैसे 2 4 6 8 10 12 14, इस प्रकार अनंत तक आगे तक जो संख्या जाती हैं जिसमें 2 का भाग चला जाता है वो सम संख्याएं कहलाती हैं। अब हम देखें यहाँ 727, तो 727 में इकाई का अंक क्या आ रहा है 7 आ रहा है, मतलब ये 2 से विभाजित नहीं होगी।
2 से विभाजित वही संख्या होगी जिसके इकाई के अंक में 2, 4, 6, 8, 0 इनमें से कोई एक आता है, तो ये एक विषम संख्या होगी। इसमें 8 दे रखा है, तो इसमें 2 का भाग आसानी से चला जाता है, क्योंकि इसमें 2 का भाग देंगे 15 है, 2 संति 14 और 2 नीम 18, तो ये पूरा चला गया, ये सम संख्या है। और इसमें 9 आ गया इकाई के अंक पर, तो ये विषम संख्या है। इसमें 0 है, मतलब ये सम संख्या है। विषम संख्या में तो इकाई के अंक पर 1, 3, 5, 7, 9 इनमें से कोई एक आएगा, और सम संख्या में 2, 4, 6, 8, 0 इनमें से एक आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ 60 है, इसका स्क्वायर करें तो इसमें कितने शून्य हो जाएंगे, तो 60 का स्क्वायर करें तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, 0 का करेंगे तो डबल 0 हो जाते हैं, तो ये 2 0 इसमें 2 शून्य हो जाएंगे। इसमें 2 हैं तो इसके 4 शून्य हो जाते हैं, और 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, तो ये संख्या अपने पास आ जाती है। फिर हम आगे बात करें, कुछ रोचक प्रतिरूप यहाँ दिए गए हैं। त्रिकोणीय श्रृंखलाओं के जोड़ यहाँ दिए गए हैं। ये 1 है, 3 है, फिर 3 के 6 हैं, फिर 6 के 10 हैं। ये धीरे धीरे आगे ये श्रृंखला बढ़ती जाती है। यहाँ 1 है तो ये 1 है, ये 1 सभी में यहाँ दिया गया है। फिर इसमें 2 बढ़ जाते हैं, तो ये 2 यहाँ दिए गए हैं, इसमें भी 2 सेकेंड लाइन में दिए गए, इसमें भी 2 दिए गए। आगे इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है, इसमें भी आगे वाली लाइन में 3 है, इसमें आगे की लाइन में 4 हैं तो इसमें भी 4 हैं, इसमें आगे की लाइन में 5 हैं। इससे आगे हम बात करेंगे तो उसमें आगे की लाइन में 6 हो जाएंगे। तो 1, 3, 6, 10, 15, तो ये क्या है, त्रिकोणीय श्रृंखला इनकी इस प्रकार से बनती जाती है। यहाँ नीचे भी वही श्रृंखला यहाँ बन रही है। फिर है, वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं 2 क्रमागत वर्ग संख्याएं, क्रमागत मतलब क्रम से आती हैं, जैसे 1, 2 क्रम से आ रही हैं। तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 क्रमागत संख्याओं मतलब 9 जो 3 का स्क्वायर है, और 16 जो 4 का स्क्वायर है। इनके बीच 6 संख्याएं हैं जो वर्ग संख्याएं नहीं हैं। तो ये 6 संख्याएं हैं जो वर्ग संख्या नहीं है। 9 के बाद में सीधा कौन सा आ गया, 16 आ गया। तो इसमें 10, 11, 12, 13, 14, 15, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये 6 ऐसी संख्याएं हैं जो वर्ग संख्या नहीं है। फिर 2 वर्ग संख्याओं मतलब 16 4 का स्क्वायर और 25 5 का स्क्वायर के बीच में 8 संख्याएं हैं जो वर्ग संख्या नहीं है। तो यहाँ वो 8 संख्याएं दी गई हैं, और यहाँ 1 और 2 के वर्ग के बीच में 2 संख्याएं हैं। कौन सी, 2 और 3, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है और 1 का वर्ग 1 होता है। तो 1 से लेकर 4 तक के बीच में क्रम 2 संख्याएं कौन सी हैं, 2 और 3, ये प्राकृत संख्याएं हैं। फिर हम आगे बात करें, मतलब 2 वर्ग संख्याओं n और n+1 के बीच में 2n संख्याएं हैं जो वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं। मतलब 2n जो संख्याएं आएंगी वो वर्ग संख्याएं नहीं होंगी। जांच के लिए हम देख लें, n अगर हम 5 मान लें तो n की जगह 5 हो गया, और n+1 6 हो गया। तो इसके बीच में 2n मतलब 5 गुणा 10, तो इसको हम सत्यापित कर रहे हैं। तो नीचे हम इसको सत्यापित करेंगे। तो यहाँ 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, और फिर 11 स्क्वायर 12 स्क्वायर के बीच में प्राकृतिक संख्या कितनी है वो भी हमें बतानी है। तो सबसे पहले 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर के बीच में, तो अपन ये 2n वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो n यहाँ कितना है, 9 है, और 2n हो जाएगा 2 गुणा n 9 बराबर 18। तो हम देखें इसमें 18 प्राकृत संख्याएं हो जाएंगी, और 11 स्क्वायर 12 स्क्वायर के बीच में 2n
n अपना 11 है, 2n हो जाएगा 2 गुना 11 बराबर 22। तो इनके बीच में 22 प्राकृत संख्याएं हैं। फिर हम बात करें अगले क्वेश्चन में, निम्नलिखित संख्याओं के युग्मों के बीच की संख्या हमें बतानी है जो एक वर्ग संख्या नहीं है, तो वो हमें बताना है। तो इसमें 100 स्क्वायर और 101 स्क्वायर, तो इसके बीच में 2n वाला फॉर्मूला ये लग जाएगा। n यहाँ कितना है, 100 है, 2n कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो 200 संख्याएं हैं इनके बीच में जो एक वर्ग संख्या नहीं है। 200 किसी का भी वर्ग नहीं है। 400 होता तो वो 20 का वर्ग हो जाता, और 100 होता तो 10 का वर्ग हो जाता, मगर ये 200 है, ये किसी का वर्ग नहीं है। दूसरे में 90 91 है, तो 90 को 2 से गुणा करना है तो 180 आ जाता है, जो एक वर्ग संख्या नहीं है। 180 भी वर्ग संख्या नहीं होती। 1000 को 2 से गुणा किया तो ये 2000 अपने पास आ गया। 2000 में भी 3 जीरो आ गए, या तो 2 जीरो होते हैं या फिर 4 जीरो होते हैं, तो ये भी एक वर्ग संख्या नहीं है। विषम संख्याओं का जोड़ यहाँ दिया गया है। एक विषम संख्या है, एक स्क्वायर का 1 होता है। 1 + 3 दूसरी विषम संख्या कौन सी है, तीसरी है। तो पहली 2 विषम संख्याओं का योग 4 हो गया, तो 2 स्क्वायर। फिर 1 3 5 3 विषम संख्याओं का योग 9 हो गया, जो 3 का स्क्वायर है। अगला 1 3 5 7, मतलब ये इसका योग 16 हो गया, क्योंकि ये 4 स्क्वायर है। फिर 1 3 5 7 9, इसमें 5 संख्याएं हो गई तो 5 स्क्वायर हो गया, तो ये 25 हो गया। 1 3 5 7 9 11, इसमें 6 संख्याएं हो गई तो ये 6 का स्क्वायर 36 हो गया। तो इन सभी के योग हम इस प्रकार आसानी से इनको हम जोड़ सकते हैं। हमें इस प्रकार नहीं जोड़ना। 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25, 25 11 36। तो इस प्रकार जोड़ेंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर ये क्रम से आ रही हैं विषम संख्याएं, तो हम इन संख्याओं को देख लें तो ये 6 संख्याएं हैं, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, इसका योग हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि पहली n विषम प्राकृत संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर हम देखें प्रयास कीजिए वाला, तो इसमें प्रयास करके हमें क्या बताना है, तो देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसमें 121 दे रखा है। तो हमने अभी देखा है कि पहली n जो विषम संख्याएं हैं, n जो विषम संख्याएं हैं उनका योग जो होता है वो n स्क्वायर होता है। तो यहाँ जो संख्याएं दे रखी हैं वो किस क्रम में होनी चाहिए, 1 3 5 7 9 11, इस प्रकार ये बढ़ते क्रम में होनी चाहिए। हम इसके क्रम को धीरे धीरे घटाते जाते हैं। तो इसमें दी गई संख्या जो 121 है, तो इसमें हम क्रमशः यही संख्या घटाएंगे। 21 तक इसको घटाते हैं, क्योंकि 1 से लेकर 21 तक 17 19 और 21, तो यहाँ तक इनको घटाते हैं। अंतिम जो संख्या आती है वहाँ तक हम इनको घटाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम 121 में से 1 घटाएंगे तो अपने पास 120 आ जाएगा। 120 में फिर 3 घटाएंगे, मतलब फिर हमें उल्टा घटाना है, तो 117 आ जाएगा। 117 में 7 घटाएंगे तो अपने पास 117 में 5 घटाएंगे तो अपने पास 112 आ जाएंगे। 112 में हम 7 घटाएंगे तो अपने पास 105 आ जाएंगे। 105 में फिर 9 घटाने हैं तो 96 आ जाएंगे। 96 में से 11 घटाएंगे तो अपने पास 85 आ जाएंगे। 85 में से हम 13 कम कर देंगे तो अपने पास 72 आ जाएंगे। और 72 से हम 15 जो विषम संख्या है ये कम कर देंगे तो अपने पास 57 आ जाएंगे। 57 से हम 17 कम करें तो अपने पास 40 आ जाएंगे। फिर 40 से 17 से बड़ी विषम संख्या 19 है, तो 40 से 19 कम करेंगे तो अपने पास 21 आ जाएंगे। फिर 21 और 19 से बड़ी विषम संख्या 21 ही है, तो 21 को 21 से कम करते हैं तो अपने पास 0 आ जाता है। तो इसका यही अर्थ हुआ
कि 121 जो है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। उसी प्रकार 55 जो है, इसमें भी हम वही विधि अपनाएंगे, 1 3 5 7 9 11 13 और 15 वाली। इसमें भी हम घटाए देखते हैं। 55 में से पहले 1 घटाओ 54, 54 के बाद में 3 घटाओ 51, 51 के बाद में 5 घटाओ 46, 46 के बाद में 7 घटाओ 39, 39 के बाद में 9 घटाओ 23, 23 के बाद में 11 घटाओ 19, 19 के बाद में 13 घटाओ 6, फिर 6 में से 15 घटाओ तो -9 आ जाएंगे। तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 81 वाले में वही विधि अपनाएंगे, 1 3 5 7 9 11 वाली। तो इसमें इनको उल्टे क्रम में घटाना है। सबसे पहले 81 से 1 घटाओ 80 आ गया, 80 से 3 घटाओ 77 आ गया, 77 से 5 घटाओ 72 आ गया, 72 से 7 घटाओ 65 आ गया, 65 से 9 घटाओ 56 आ गया, 56 से 11 कम किया 45 आ गया, 45 से 13 कम किया 32 आ गया, 32 से 15 कम किया 17 आ गया, 17 से 17 कम किया तो 0 आ गए, क्योंकि आगे वाले वो घटते क्रम में हमें बढ़ानी पड़ती हैं। यहाँ 49 है, 49 में सबसे पहले विषम संख्या 1 घटाओ 48 आ गया, 48 को अगली विषम संख्या 1 से बड़ी कितनी है 3, तो इससे घटाओ तो 45 आ गया। फिर 3 से बड़ी विषम संख्या 5, 45 को 5 से घटाओ 40, फिर 5 से बड़ी विषम संख्या 7, 40 को 7 से घटाओ 33, फिर 7 से बड़ी विषम संख्या 9, 33 को 9 से घटाया तो ये 24 आ गया। फिर 9 से बड़ी विषम संख्या कौन सी है 11, फिर 24 को 11 से घटाया अपने पास 13 आ गया। फिर 11 से बड़ी विषम संख्या कौन सी है 13, तो 13 को 13 से घटाएंगे 0 प्राप्त होगा। जहाँ 0 प्राप्त हो जाता है वही एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है, और 69 में वो प्रक्रिया नहीं हो पाती, तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग। क्रमागत जो प्राकृत संख्या हैं उनका योग हम किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो यहाँ प्रथम संख्या जो है वो 4 दे रखी है, 4 और 5 दोनों क्रमागत संख्या हैं, मतलब क्रम से आ रही हैं। तो पहली संख्या 4 है, 4 और 5 दोनों जुड़कर कितने हो गए 9, जो 3 का स्क्वायर है। तो 3 स्क्वायर माइनस इनके बीच में कितना अंतर है 1 का बट्टा 2, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 बट्टा 2, मतलब 9 में से 1 कम किया 8, 8 बट्टा 2 बराबर 4, तो पहली 4 हो गई। दूसरी संख्या में भी यही विधि लगाएंगे। दूसरी संख्या आगे की है तो वो उसमें प्लस कर देंगे, और पहले वाली संख्या है तो उसमें माइनस कर देंगे। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। क्रमागत संख्या जैसे ही आए तो पहली क्रमागत संख्या को -1, दूसरी क्रमागत संख्या में +1 लिखेंगे। तो इसमें 3 का स्क्वायर 9 और +1 10 बट्टा 2, तो 10 में 2 का भाग दिया 5 आ गया, तो ये 4 आ गई और इधर ये 5 आ गई। इस प्रकार हम इनको कर सकते हैं। फिर दिया गया है प्रयास कीजिए, इसमें हम देख लेते हैं। इसमें दिया गया है निम्नलिखित संख्याओं को 2 क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में हमें लिखना है। तो यहाँ संख्या दी गई है 21 स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर हम देखते हैं वो 441 से होता है। तो 441 में हमें आधी आधी संख्या, मतलब इनमें 2 का भाग लगाते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और आगे 1 आ रहा है, मतलब 220 प्लस 221, ये संख्याएं क्रमागत यहाँ हमें दिखाई दे रही हैं। अब हम क्या करेंगे, ये 21 का स्क्वायर है तो पहले 21 स्क्वायर माइनस 1 बट्टा 2 करेंगे तो अपने पास 220 आ जाएंगे। फिर हम 100 नहीं, सीधा 21 स्क्वायर प्लस 1 करेंगे और नीचे बट्टा 2 करेंगे तो अपने पास 221 आ जाएगी। उसी प्रकार हमें आगे वालों में करना है। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। सेकेंड में देखें तो इसमें दिया गया है, क्या आप सोचते हैं कि इसका विलोम सत्य है, अर्थात क्या 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योग एक पूर्ण वर्ग होता है। अपने उत्तर के पक्ष में अपने एक उदाहरण देना है। तो इसमें ये बात असत्य है, नहीं होता है।
कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योग सदैव ही एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। अभी हमने देखा है दो क्रमागत संख्या मतलब 3 और 4, तो इनका योग 7 होता है। 11 और 12 क्रमागत संख्या हैं, इनका योग 23 होता है। तो इस प्रकार के उदाहरण देकर हम इसको समझ सकते हैं। फिर आगे हम देखें, इसमें 11 गुणा 13 143 दे रखा है, तो ये 12 स्क्वायर माइनस 1 और फिर 12 स्क्वायर प्लस 1, ऐसा इसमें सभी क्या है माइनस में दे रखे हैं। तो a प्लस 1 गुणा a माइनस 1 बराबर a स्क्वायर माइनस 1 होता है। कि इसको हम इससे गुणा करते हैं, तो पहले a को a से गुणा करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही रहता है। फिर है वर्ग संख्याओं का कुछ और प्रतिरूप यहाँ हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1, 11 का स्क्वायर 121, 111 का स्क्वायर 12,321। तो इस प्रकार हम देखें ये श्रृंखला नीचे बढ़ती जा रही है, 1 2 3 4 5, फिर 6 7 का हटाकर सीधा 8 का दे दिया। 6 7 का भी हम इसमें आसानी से कर सकते हैं, मगर यहाँ यही शर्त होनी चाहिए 1 1 की वो संख्या होनी चाहिए। जैसे 11 में 2 1 हैं, 111 में 3 1 हैं, फिर यहाँ 1111 में 4 1 हैं, 11,111 में 5 हैं। तो यहाँ जितने 1 आ रहे हैं उतनी ये बीच में संख्याएं आ रही हैं। यहाँ 1 जो है उनकी संख्या, यहाँ जो 1 दिखाई दे रहे हैं उतनी उसमें आगे संख्या, यहाँ 1 की संख्या 8 है तो यहाँ 8 आ गया। यहाँ अगर 7 होती 1 की संख्या तो 8 से ऊपर 7 आ जाते। फिर हम इसको ऐसे ही इधर वाले 1 2 3 4 और फिर इसमें 8 से पहले 7 है, पहले वाली संख्या इधर लिखते जाएंगे। 2 से पहले 1 है इधर, 3 से पहले 2 और 1 है, 4 से पहले 1 2 3 है, 5 से पहले 1 2 3 4 है। उसी प्रकार आगे भी 4 3 2 1 है, इधर बढ़ते क्रम में इधर घटते क्रम में, और बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रकार हम लिखकर इसको आसानी से हम देख सकते हैं। अब हम देखें, प्रयास कीजिए। उपरोक्त प्रतिरूप का उपयोग करते हुए वर्ग संख्या हमें लिखनी है। तो इसमें ये 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसमें हम वर्ग संख्या किस प्रकार लिखें, तो यहाँ हम देखें 1 कितने हैं, तो 3 और 3 6 1 हैं। तो यहाँ 6 1 हैं, तो बीच में तो कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 से पहले 5 4 3 2 1, इस प्रकार श्रृंखला बनी थी। आगे इसका उल्टा क्रम लिख दो, 5 4 3 2 1। तो इस प्रकार हो जाएगा ये 1 वाला। इसी प्रकार ये सेकेंड वाला भी हो जाता है। इसमें 1 की संख्या 7 है, तो इस 6 की जगह 7 कर दो, यहाँ 7 कर दो, तो यहाँ भी 6 5 4 3 और इधर भी 6 5 4 3 2 1 आ जाएगा। अब हम आगे बात करें, आगे दे रखा है एक और, उपरोक्त प्रतिरूप का उपयोग करते हुए क्या आप निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ 2 संख्याएं दी गई हैं, इनका वर्ग हम ज्ञात कर सकते हैं क्या। तो यहाँ देखें 6 कितने हैं, 2 2 4 6 6 हैं और एक 7 दे रखा है। तो यहाँ हम वही प्रतिरूप अपनाते हैं। सबसे पहले 7 वाले लेते हैं, तो 7 स्क्वायर 49 होता है। फिर 67 स्क्वायर लेते हैं, 67 का स्क्वायर 44 89 होता है। फिर 667 का स्क्वायर लेते हैं। इस प्रकार क्या देखते हैं, पहले 7 स्क्वायर लिया 49, फिर 67 स्क्वायर लिया तो अपने पास 44 89 आए थे। फिर 667 का स्क्वायर करते हैं तो अपने पास 44 तो ये आ गए, और आगे 88 और 9, मतलब ये संख्याएं बढ़ती जा रही है। इसमें 1 4 था, इसमें 2 4 हो गए, इसमें 3 4 हो गए, आगे वाली संख्या में 4 4 हो जाएंगे, और उससे आगे वाली संख्या में 5 4 हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमें 6 4 जो संख्या है 6 बार 4 आएगा, तो वो तो यहाँ तक हो गई। और फिर उसके आगे 8 जो हैं, तो यहाँ 8 जो हैं ये
कितनी बार आने चाहिए, तो यहाँ 2 2 4 6 बार आ गए, तो 8 कितने बार, 8 5 बार, तो यहाँ 8 जो है वो 5 बार आने चाहिए। 8 5 बार आ गए और अंत में क्या आएगा, 9 ही आएगा। सभी में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो ये इस प्रकार हम इसको कर सकते हैं और इसी प्रकार इसको हम कर सकते हैं क्योंकि इसमें एक और संख्या बढ़ जाती है। इसमें 4 जो हैं वो कितने हो जाएंगे, इसमें 4 की संख्या 1 बढ़ जाएगी और 8 की भी संख्या 1 बढ़ जाएगी, तो 1 4 और 1 8 इसमें बढ़ जाएगा। फिर हम देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चनों के सॉल्यूशन। इतनी बार तो हमने इसमें एग्जाम्पल किए थे। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। तो 81 है, इसका इकाई का अंक, तो इकाई का अंक 1 है, तो 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है, ये हम जानते हैं। इसमें इकाई का अंक 2 है, तो 2 का स्क्वायर 2 गुणा 2 कितने होते हैं, 4। इसमें इकाई का अंक 9 है, तो 9 गुणा 9 बराबर 81, तो इकाई का अंक 1 हो जाएगा। इसमें इकाई का अंक 3 है, तो 3 3 9, तो इकाई का अंक इसमें 9 हो जाएगा। इसमें 4 है, 4 चौक 16, तो इकाई का अंक 6 हो जाएगा। इसमें 7 है, 7 गुणा 7 49, तो इकाई का अंक 9 हो जाएगा। इसमें 8 है, 8 गुणा 8 64, तो इसमें इकाई का अंक 4 हो जाएगा। इसमें 0 है, तो इसमें 0 ही रहता है। इसमें 6 है, तो 6 गुणा 6 36, तो इसमें इकाई का अंक 6 हो जाएगा। इसमें 5 है, तो 5 गुणा 5 25, तो इकाई का अंक 5 होता है। दूसरे क्वेश्चन में देखें, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं, इसका हमें कारण देना है। तो इसका कारण हम ये बात जानते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या वो नहीं हो सकती जिसके इकाई के अंक के रूप में 2 3 7 8 संख्याएं आती हैं, तो वो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होंगी। तो हम यहाँ देख सकते हैं जिस भी संख्या में इकाई के अंक इनमें से एक आ रहा है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो पहले वाले में देखिए 7 आ रहा है, तो 7 इसमें है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। दूसरे में 3 आ रहा, इसमें भी 3 है, तो ये भी क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो कारण हमें यही देना है सभी में, क्योंकि ये कारण हम एक साथ बता चुके हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या वो नहीं होगी जिसमें इकाई के अंक 2 3 7 8 में से कोई सा भी आ जाए, और पूर्ण वर्ग संख्याएं वो होती हैं जिनके इकाई के अंक 0 1 4 5 6 9 आ जाए। तो ऐसी संख्या में किसी भी संख्या में इकाई का अंक अगर इनमें से एक आ जाता है तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। मगर जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी उसमें इकाई के अंक यही रहेंगे। इसमें 8 है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें 2 है, तो ये भी नहीं होगी। इसमें 3 0 है, तो 4 0 वाली होती है, 3 0 वाली नहीं होती। 64 का ज़रूर 8 होता है, मगर ये 4 0 होता तब ये 80 की स्क्वायर 800 की स्क्वायर हो जाती अगर 4 0 होता। ये भी इसमें 2 है, इसमें 3 0 है, ये भी नहीं होगी। इसमें भी 0 है, ये भी। इसमें 1 0 है, तो 2 0 होने चाहिए या 4 0 होने चाहिए, तो इसमें कोई सी भी नहीं होगी। फिर हम अगले क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग जो है वो विषम संख्या होती है। विषम संख्या हमने अभी देखी थी 1 3 5 7 9 11 वाली। तो इसमें 431 दे रखा है, तो 431 जो है इसमें इकाई का अंक 1 है, जो एक विषम संख्या है क्योंकि ये 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती। विषम संख्या जो होती है वो 2 से विभाजित होती है। इसमें 6 है, तो मतलब ये क्या है, ये एक सम संख्या है। इसमें 9 है, मतलब ये एक क्या है, विषम संख्या होती है। इसके इकाई के अंक में 4 है, मतलब ये एक सम संख्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान हमें भरने हैं। 11 का स्क्वायर 121, 101 का स्क्वायर 10,201, तो इस प्रकार ये बढ़ती जाती है। इनके सेंटर में हमेशा 2 है, तो यहाँ देखें 2 सेंटर में है, 2 0 हैं, तो दोनों साइड में 2 2 0 आ गए और फिर 1 1 लास्ट में आ गया। इसमें देखें तो 4 0 हैं, तो दोनों साइड में हम कितने कितने 0 लगाएं, 4 4 0 इनके बीच में
लगाएंगे, इधर भी 4 जीरो लग जाएंगे। इसमें देखें 3 और 3 6 जीरो, तो दोनों साइड में 2 के दोनों साइड में 6 जीरो लगाओ, 6 जीरो और फिर 1 1 लिख दो। तो इस प्रकार हम इसकी पूर्ति कर देते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया 5 नंबर, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान हमें भरना है। तो इसमें भी वही प्रक्रिया है, तो इसमें ये वाली प्रक्रिया हमें बनानी है। तो इसमें 101 का 10 201, फिर 10 101 का हमें ये दिया गया है, तो इसमें हमें इसका स्क्वायर करके लिखना है। तो इसमें कौन सी प्रक्रिया बनेगी, तो इसमें 10 20 30 40 फिर 30 20 और 1, ये प्रक्रिया बन जाएगी। क्योंकि इसमें 10 20 30 तक बढ़े हैं, फिर 20 हो गया और फिर 10 का सिर्फ इकाई अंक लिया, तो यहाँ भी 10 का हम इकाई अंक ले रहे हैं, ये 0 नहीं ले रहे हैं। तो इस प्रकार ये 10 20 30 40, तो इस प्रकार यहाँ 10 20 यहाँ 10 20 30, तो यहाँ 10 20 30 40 तक हो जाएगी, फिर 30 20 और हो जाएंगे और अंत में 1। उसी प्रकार आगे की जो संख्या 10 20 30 40 ये 50 तक जा रही है। तो इसमें हम देखें तो इसमें 10 10 10 3 बार दे रखे हैं, तो यहाँ हम 10 10 10 10 4 बार लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 3 बार होने पर ये 40 तक गई है, तो 4 बार होने पर ये 50 तक जा रही है। तो 4 बार 10 और आगे 1 का स्क्वायर, तो 4 बार 10 और आगे 1 का स्क्वायर कर देंगे तो अपने पास ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। अगला 6 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें दिया गया है, दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। इसमें दिया गया है कि तीसरी संख्या जो है वो पहली दूसरी से संबंधित है। तो यहाँ जो ये तीसरी संख्या हमें मिलेगी वो पहली दूसरी संख्याओं से संबंधित है। चौथी संख्या जो है वो तीसरी संख्या से संबंधित है, मतलब ये इससे संबंधित है, और ये तीसरी पहली दूसरी से संबंधित है, ये यहाँ दिया गया है। तो यहाँ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो यहाँ हम देखें 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, और आगे भी 2 का स्क्वायर 4 है, तो 4 4 8 1 9, जो 3 का स्क्वायर है, तो ये 3 स्क्वायर यहाँ दे दिया। फिर यहाँ 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, दोनों का 2 और 3 का गुणा करेंगे 6 स्क्वायर हो गया। यहाँ 2 को 1 से गुणा किया 2 स्क्वायर हो गया, तो 6 स्क्वायर हो गया। 6 स्क्वायर है तो इसके पास वाले कौन सी हो जाएगी, 7 स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि 6 स्क्वायर जो है इसमें 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36 ये दे रखा है। इन सभी को हम जोड़ें तो ये 49 हो जाते हैं। 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है। इसी प्रकार ये संख्याएं हैं। तो इसमें यहाँ वाली संख्या पूछी गई है 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर। फिर हम बात करें आगे, इसमें 21 स्क्वायर है। तो इसमें अगर हम बात करें 5 स्क्वायर 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, तो आगे 21 जो है वो तीसरी वाली संख्या से संबंधित होना चाहिए। तो 21 से पहले वाली संख्या 20 होती है, तो 20 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, क्योंकि जो इसमें चौथी संख्या दे रखी है वो तीसरी संख्या से संबंधित होनी चाहिए, तो वो हमेशा छोटी होनी चाहिए। यहाँ 13 स्क्वायर था तो यहाँ 12 स्क्वायर छोटी है, यहाँ 7 स्क्वायर था तो यहाँ 6 स्क्वायर है, तो ये संख्या हमेशा छोटी होनी चाहिए। फिर आगे देखें हम 5, तो यहाँ आ जाएगा 6 स्क्वायर, यहाँ 31 है तो यहाँ 30 स्क्वायर, तो यहाँ 6 आ जाएगा। यहाँ 5 6 और 7 दिया गया है, तो यहाँ और यहाँ कौन सी संख्या आएगी, तो यहाँ हम देखें 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर, तो यहाँ 13 21 31, तो यहाँ हम अगर 43 स्क्वायर लें तो यहाँ हम 42 स्क्वायर लेंगे। तो ये इस प्रकार ये श्रृंखला यहाँ पूरी हो चुकी है। अगला क्वेश्चन हम देखें, योग संक्रिया किए बिना योगफल हमें ज्ञात करना है। हमने पहले देखा था इनके योगफल हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। हमने बताया था 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 7 16, 16 9 25, इस प्रकार नहीं जोड़ सकते। तो हम इसको बिना योग संक्रिया के इन्हें हल किस प्रकार करेंगे, तो हमें पहले ये विषम संख्याएं गिननी है। तो यहाँ 1 2 3 4
5 विषम संख्याएं हो गई, मतलब पहली 5 विषम संख्याओं का योग, तो 5 स्क्वायर हो गया, तो मतलब ये 25 हो गई। अब हम यहाँ विषम संख्या गिनेंगे, 1 2 3 4 5, तो यहाँ तक हो गई 9 तक, 6 7 8 9 10, यहाँ तक 10 हो गई। तो यहाँ 10 स्क्वायर मतलब 100, पहली 10 विषम संख्याओं का योग हो गया 10 स्क्वायर बराबर 100। फिर इसमें आगे वाली में देखो, यहाँ तक 10 हो गई, 11 12 हो गई, तो पहली 12 विषम संख्याओं का योग हो गया 12 स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर 144 से होता है, तो ये इसका आंसर हो गया। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है, 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में हमें लिखना है। तो 49 को 7 विषम संख्याओं के योग में हम लिखें तो 1 3 5 7 9 11 13, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो यहाँ हम देखें तो हमें 7 विषम संख्याएं लेनी हैं। तो 1 3 5 7 9 11 13, ये विषम संख्याएं अपने पास हो चुकी हैं। फिर 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में हमें लिखना है, तो 11 विषम संख्याएं लेंगे, तो 1 3 5 7 9 11 13, 13 तक तो 7 हो गई थी, फिर 15 17 19 21, तो इस प्रकार ये 11 हो गई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं? 12 और 13 का वर्ग है, तो 12 और 13 के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो वो निकालने के लिए हमने वो एक फॉर्मूला देखा था 2n वाला, 2n, n यहाँ कौन सा है? पहली संख्या, तो n यहाँ बराबर 12 है, तो 2n कितना हो जाएगा? 2 × 12, 2 × 12 बराबर 24। तो पहले में वो संख्याएं हो जाएंगी 24, दूसरे वाले में पूछा है तो इसमें 25 × 2 हो जाएगा, तो वो संख्याएं हो जाएंगी 50। तीसरे वाले में 99 है, तो 99 × 2 बराबर 198। तो इस प्रकार ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।